हिंदी साहित्य क्लास 63। सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सबसे पहले हम इसका अप्रोच देखते हैं। तो इसमें हम सिद्ध साहित्य का परिचय देखेंगे, फिर संवेदना देखेंगे, फिर शिल्प देखेंगे और फिर मूल्यांकन। ठीक। तो सिद्ध साहित्य के परिचय में है कि बौद्ध धर्म से मतलब इसका उदय हुआ है। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म में फिर महायान है, महायान के व्रजयान से इसका उद्भव माना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो परिचय में बौद्ध धर्म के महायान के व्रजयान से इसका परिचय माना जाता है। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। सिद्धों की संख्या 84 है, जिसमें से मुख्य सिद्ध हैं सरहपा, सबरपा, कन्हापा, लुइपा, डोम्भीपा, डोमीभपा, सरहपा, सबरपा, कन्हपा, लुइपा, डोम्भीपा। सरहपा, सबरपा, कन्हपा, लुइपा, डोम्भीपा। ठीक। तो ये तो था परिचय कि बौद्ध धर्म के महायान के व्रजयान से इसका उद्भव हुआ है। 84 सिद्ध हैं, सरहपा, सबरपा, कन्हपा, लुइपा, डोम्भीपा कुछ सिद्ध हैं। संवेदना में अगर हम देखें तो संवेदना में भी 3 पॉइंट हैं। पहला है साधना पद्धति, साधना विधि। साधना विधि पंचमकार है, पंचमकार साधना विधि है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था या आडंबर का खंडन करते हैं, वर्ण व्यवस्था या आडंबर का खंडन करते हैं। और तीसरा है गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है। सिद्ध साहित्य में गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है। संवेदना हो गया, संवेदना में 3 चीज़ें, साधना विधि है, पंचमकार, वर्ण व्यवस्था या आडंबर का खंडन, गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा। अब हम शिल्प की बात करें तो शिल्प में है संधा भाषा। शिल्प में पहला पॉइंट है संधा भाषा। संधा भाषा, संध्या, संधा भाषा जो है, संधा भाषा इसे अटपटी बानी भी बोलते हैं, अटपटी बानी भी बोलते हैं, अटपटी बानी भी बोलते हैं। अटपटी को उलटबासी भी बोलते हैं, जिसके प्रमुख हैं कबीरदास। संधा भाषा को ही अटपटी बानी भी बोलते हैं, अटपटी को ही उलटबासी बोलते हैं। उलटबासी में कबीरदास जी का नाम आता है। संधा भाषा जो है, यहाँ पे संध्या का मतलब है, संधा भाषा संध्या से निकला है। संध्या का मतलब होता है ऐसी भाषा जिसको लेकर संधि हो, ऐसी भाषा जिसको लेकर संधि हो। संधा भाषा में संधि, संधा का मतलब है संधि। ठीक। अब मूल्यांकन में देखें तो साहित्य और समाज में योगदान। मूल्यांकन है साहित्य और समाज में योगदान। अब हम देखते हैं नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य में हम पहले परिचय देखेंगे, फिर संवेदना देखेंगे। परिचय में है मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ। तो इनका नाम आता है, मतलब मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ, गोरक्षनाथ या गोरखनाथ का नाम आता है। इन्होंने शैव परंपरा को शामिल किया। इन्होंने नाथ साहित्य में शैव परंपरा को शामिल किया। नाथ साहित्य के प्रमुख हैं मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ और गोरक्षनाथ या गोरखनाथ। इन्होंने शैव परंपरा को शामिल किया, यानी शिव को आदिनाथ कहा गया, शिव को आदिनाथ कहा गया। 9 नाथ बताए गए, जिसमें प्रमुख हैं चरपटीनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ। चरपटीनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ, चरपटीनाथ, जलंधरनाथ, भीमनाथ। ठीक। अब संवेदना में देखें तो संवेदना में 2 पक्ष हैं, एक है साधना पद्धति, एक है सामाजिक पक्ष। साधना पद्धति में हठ योग है, हठ योग है, जहाँ पे हठ का हा का मतलब है सूर्य और ठ का मतलब है चंद्रमा। हा का मतलब है सूर्य और ठा का मतलब है चंद्रमा, यानी सूर्य और चंद्रमा का योग। तो साधना पद्धति में पहला है हठ योग और दूसरा है षट चक्र भेदन। पहला है हठ योग
और दूसरा षट चक्र भेदन। सामाजिक पक्ष में अगर हम बात करें तो नाथ साहित्य में वर्ग नहीं थे, आडंबर भी नहीं था, स्त्री को त्याज्य मानते थे, स्त्री को त्याज्य मानते थे। प्रवृत्ति मार्ग मतलब होता है भोग और निर्वृत्ति मार्ग मतलब होता है संयम। प्रवृत्ति मार्ग मतलब भोग, निर्वृत्ति मार्ग मतलब संयम। ठीक, अब हम देखते हैं कि नाथ साहित्य में जो है ये किस प्रकार से होता है, मतलब नाथ साहित्य में जो बताया गया है हठ योग या षट चक्र भेदन ये किस प्रकार से होता है। तो इसमें अगर हम सबसे नीचे बात करें तो सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र। सबसे नीचे होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के ऊपर होता है स्वाधिष्ठान चक्र। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ब्रह्म नाड़ी, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी के ऊपर होता है मणिपुर चक्र, ब्रह्म नाड़ी के ऊपर होता है मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के ऊपर होता है सुषुम्ना, मणिपुर चक्र के ऊपर होता है सुषुम्ना, सुषुम्ना के ऊपर होता है अनाहत चक्र, सुषुम्ना के ऊपर होता है अनाहत चक्र, अनाहत चक्र के ऊपर होता है विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र के ऊपर होता है विशुद्धि चक्र। ठीक, फिर से मैं शुरू से बोलता हूँ। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, फिर उसके ऊपर ब्रह्म नाड़ी, नहीं सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, फिर उसके ऊपर ब्रह्म नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी के ऊपर मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, उसके ऊपर सुषुम्ना, फिर उसके ऊपर अनाहत चक्र और अनाहत चक्र के ऊपर विशुद्धि चक्र। ठीक, फिर इन दोनों और सबसे ऊपर अगर हम बात, फिर उसके ऊपर यानी गले के पास अगर हम बात करें तो गले के पास होता है आज्ञा चक्र, और आज्ञा चक्र के ऊपर यानी अगर हम सिर पे बात करें तो वहां पे होता है शून्य चक्र या सहस्रार्य चक्र, शून्य चक्र या सहस्रार्य चक्र। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है इला नाड़ी और एक होता है पिंगला नाड़ी, इला नाड़ी और पिंगला नाड़ी दो और होते हैं। बात करें कुंडलिनी, कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी मतलब होता है चेतना, कुंडलिनी मतलब चेतना। महाकुंडलिनी मतलब होता है ब्रह्मांड त्यागी चेतना, महाकुंडलिनी मतलब होता है ब्रह्मांड त्यागी चेतना। अनाहद, अनाहद नाद, अनाहद नाद मतलब होता है, अनाहद नाद मतलब होता है तेज आवाज जब शून्य चक्र पर पहुंच जाता है, तेज आवाज जब शून्य चक्र पर पहुंच जाता है तो उसे अनाहद नाद बोलते हैं। श्रुति कमल, श्रुति कमल चक्र, श्रुति कमल चक्र का मतलब होता है जब शून्य चक्र के बाद चीजें याद नहीं रहती हैं, जब शून्य चक्र के बाद चीजें याद नहीं रहती हैं तो वो है श्रुति कमल चक्र। निरति कमल चक्र क्या है? जब याद रहती हैं, जब याद रहती हैं तो वो है निरति कमल चक्र। तो अनाहद नाद क्या है? तेज आवाज जब शून्य चक्र पर पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं सिद्धनाथ साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य, सिद्धनाथ साहित्य साहित्य है या नहीं, सिद्धनाथ साहित्य साहित्य है या नहीं। तो इसमें सबसे पहला है विवाद की पृष्ठभूमि। विवाद की पृष्ठभूमि में शुक्ल जी और द्विवेदी जी का नाम आता है। शुक्ल जी मानते हैं कि साहित्य नहीं है, सिद्धनाथ साहित्य जो है वो साहित्य नहीं है, जबकि आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी जो है वो मानते हैं कि है। तो ये विवाद की पृष्ठभूमि। साहित्य की कसौटियां अगर हम देखें तो साहित्य की कसौटियों में शब्द अर्थ की विवेचना होनी चाहिए, मतलब शब्द अर्थ हो। दूसरा पॉइंट है सामाजिक हित की भावना हो। तीसरा है रमणीयता या कल्पना या सौंदर्य हो। साहित्य की कसौटियों में है कि शब्द और अर्थ की प्रधानता होनी चाहिए, मतलब सामंजस्य होना चाहिए, शब्द और अर्थ की सामंजस्य होना चाहिए, सामाजिक हित की भावना होनी चाहिए, रमणीयता या कल्पना या सौंदर्य होना चाहिए। ये है साहित्य की कसौटियाँ।
तो अब इसमें और अगला अगर पॉइंट देखें तो कुछ कविताएं साहित्यिक नहीं हैं, कुछ कविताएं जो हैं वो साहित्यिक नहीं हैं, जिसमें संध्या भाषा, सांप्रदायिक संध्या भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे संध्या भाषा का प्रयोग जिसमें किया गया है जैसे सांप्रदायिक, तो वो जो कविताएं हैं वो साहित्यिक नहीं हैं। और कुछ कविताएं, दूसरा पॉइंट है, कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनको साधारण साहित्य माना जा सकता है। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनको साधारण साहित्य माना जा सकता है। जैसे 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे है जो 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे करके जो है वो। तो कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनको साधारण साहित्य माना जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, कुछ कविताएं श्रेष्ठ साहित्य मानी जा सकती हैं। कुछ कविताएं श्रेष्ठ साहित्य मानी जा सकती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ। जोगी सोई जाड़िए, जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ। जोगी सोई जाड़िए जगते रहे उदास, तत निरंजन पाइए कहे मछंदर नाथ। ठीक है, तो कुछ कविताएं श्रेष्ठ साहित्य मानी जा सकती हैं। निष्कर्ष इसे हमें प्रिंटेड नोट्स से देख लेना है। और इसमें और एक पढ़ते हैं, जैसे हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में प्रायः औपनिवेशिक तत्व अनुपस्थित थे, किंतु परंपरा में योगदान देने के कारण उन्हें उपन्यास माना जाता है, सिद्धनाथ साहित्य भी साहित्य है, चाहे उसमें साहित्यिकता उच्च कोटि की न हो। जैसे हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में प्रायः औपनिवेशिक तत्व अनुपस्थित थे, किंतु परंपरा में योगदान देने के कारण उन्हें उपन्यास माना जाता है, सिद्धनाथ साहित्य भी साहित्य है, चाहे उसमें साहित्यिकता उच्च कोटि की न हो। अब हम देखते हैं सिद्धनाथ साहित्य की तुलना। सिद्धनाथ साहित्य की तुलना में पहले हम देखते हैं समानताएं। समानताओं में पहला पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था तथा आडंबरों का विरोध, यानी दोनों ने वर्ण व्यवस्था तथा आडंबरों का विरोध किया। दूसरा पॉइंट है सांप्रदायिकता का प्रचार, सांप्रदायिकता का प्रचार। तीसरा पॉइंट है बौद्ध धर्म से, दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। चौथा है मुक्तक का प्रयोग, मुक्तक का प्रयोग। और पांचवा है संध्या भाषा का प्रयोग। तो पहला है वर्ण व्यवस्था तथा आडंबरों का विरोध, दूसरा है सांप्रदायिकता का प्रचार, तीसरा है बौद्ध धर्म से संबंधित, चौथा है मुक्तक का प्रयोग और पांचवा है संध्या भाषा का प्रयोग। ठीक, अब हम देखते हैं जैन काव्य। अब हम देखते हैं जैन काव्य। जैन काव्य में पहले परिचय देखे जाएंगे, फिर स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत, शिल्प, उसके बाद उपदेशात्मक रासों के बारे में देखेंगे। तो परिचय अभी बाद में, परिचय नहीं दिया गया है, परिचय हमें प्रिंटेड नोट से पढ़ना है। स्वयंभू, स्वयंभू जो हैं ये, इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने पद्मचरित्र, पद्मचर्यु ग्रंथ लिखा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने पद्मचरित्र, पौमचर्यु जिसे कहा जाता है वो लिखा है। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद्र को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है, यानी इसे इनको कहा गया सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। पुष्पदंत, पुष्पदंत को राय कुमार चर्यु, राय कुमार चर्यु, पुष्पदंत को राय कुमार चर्यु कहा गया। शिल्प, प्रबंध और मुक्तक। शिल्प कौन है? प्रबंध और मुक्तक शिल्प का प्रयोग है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के बीच की भाषा, प्राकृत तथा अपभ्रंश के बीच की भाषा। शिल्प में प्रबंध और मुक्तक हैं। प्राकृत तथा अपभ्रंश के बीच की भाषा, भाषा है। जैन काव्य में प्रबंध और मुक्तक का प्रयोग है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के बीच की भाषा है इस शिल्प में।
उपदेशात्मक रासों, अगर उपदेशात्मक रासों में बात करें तो पहला है शालिभद्र सूरी, पहला उपदेशात्मक रासो है शालिभद्र सूरी। दूसरा है जिन दंत सूरी, पहला है शालिभद्र सूरी, दूसरा है जिन दंत सूरी और तीसरा है आसग। ठीक, शालिभद्र सूरी, जिनदंत सूरी, आसग। हेमचंद्र के बारे में और बात करें तो व्याकरणकार को व्याकरण भी कहा जाता है, व्याकरण को व्याकरणकार कहा जाता है। और हेमचंद्र कवि के बारे में प्रिंट नोट से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं अमीर खुसरो का। तो अमीर खुसरो में पहले 13 से 14 ईस्वी सेंचुरी के बीच ये थे, 13 से 14वीं सेंचुरी के बीच यानी शताब्दी के बीच इनके माना जाता है। इनकी विधाएं हैं पहेली, मुकरी, सुखने, गज़ल, ढकोसला। पहेली, मुकरी, सुखने, गज़ल, ढकोसला। जो पहेली, मुकरी, सुखने हैं ये ज्ञान मूलक साहित्य इन्हें कहा जाता है। पहेली, मुकरी और सुखने को ज्ञान मूलक साहित्य कहा जाता है। ढकोसला जो है, ढकोसला का एक एग्जाम्पल है, खीर बनाई जतन से चरखा दिया चला, आकर कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा। खीर बनाई जतन से चरखा दिया चला, आकर कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा। खीर बनाई जतन से चरखा दिया चला, आकर कुत्ता खा गया बैठी ढोल बजा। ये जो है ये ढकोसला है। पहेली का जैसे उदाहरण है, अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखे तो सूझेगा। अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखे तो सूझेगा। अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखे तो सूझेगा। ये पहेली है, इसका उत्तर होगा दर्पण। ठीक, 13वीं से 13-14 सेंचुरी जो है ये अमीर खुसरो जी हैं, इसमें हैं। अमीर खुसरो जी के बारे में और अगर हम देखें तो ये सूफी दरबारी इन्हें कहा जाता है, सूफी दरबारी हैं ये, सूफी दरबारी थे। अमीर खुसरो जी कवि थे, शब्दकोशकार थे, संगीतकार थे और इतिहासकार थे। तो अमीर खुसरो जी 13 से 14वीं शताब्दी के बीच में थे। ये एक सूफी दरबारी थे, कवि थे, शब्दकोशकार थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे। तो इसी के साथ लेक्चर नंबर 63 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य लेक्चर 64। इसमें एक शब्द आता है सूफियाना भाव। सूफियाना भाव में पहला शब्द है तसव्वुफ। सूफियाना भाव में शब्द है तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब होता है सूफी परंपरा में ईश्वर से प्रेम करने की परंपरा। सूफी परंपरा में ईश्वर से प्रेम करने की परंपरा जो है उसे तसव्वुफ कहते हैं। और सूफी परंपरा में ईश्वर से प्रेम करने की परंपरा दो प्रकार से है। दो शब्द आता है इसमें सूफियाना भाव में, एक है इश्क मजाजी और एक है इश्क हकीकी। इश्क मजाजी का मतलब होता है सांसारिक प्रेम और इश्क हकीकी का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम। इश्क मजाजी का मतलब होता है सांसारिक प्रेम, इश्क हकीकी का मतलब होता है ईश्वर से प्रेम। तो सूफी काव्य में प्रायः नायिका खुदा होती है। सूफी काव्य में प्रायः नायिका खुदा होती है और नायक बंदा होता है। इश्क मजाजी प्रेम होता है पर प्रतीकात्मक रूप में इश्क हकीकी होती है। इसी को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी काव्य में प्रायः नायिका खुदा होती है और नायक बंदा होता है। इश्क मजाजी प्रेम होता है पर प्रतीकात्मक रूप में इश्क हकीकी होती है। इसी को तसव्वुफ कहते हैं। अब अगर हम भाषा देखें तो भाषा में 3 भाषा हैं, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी। भाषा में ब्रज भाषा में पिंगल का नाम आता है जो कि ब्रज भाषा में है, और सूरदास जी का नाम आता है। ब्रज भाषा में पिंगल जो कि ब्रज भाषा में है और सूरदास जी का नाम आता है। खड़ी बोली 19वीं शताब्दी में विकसित हुई मानी जाती है। अवधी में जायसी और तुलसीदास जी का नाम आता है। जायसी और तुलसीदास जी का नाम आता है।
अब अगर हम विद्यापति के बारे में बात करें, विद्यापति के बारे में, तो विद्यापति जो हैं वो शैव भक्त थे। विद्यापति जो हैं वो शैव भक्त थे। ये 14 से 15वीं शताब्दी के बीच में थे। 14 से 15वीं शताब्दी के बीच में थे। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा बांग्ला, मैथिली और हिंदी थी। इनकी भाषा बांग्ला, मैथिली और हिंदी थी। दरभंगा या द्वारबंग, मतलब ये दरभंगा या द्वारबंग से थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने 11 रचनाएं की। दूसरी भाषा में इन्होंने 3 रचनाएं की, यानी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे जिसमें इन्होंने 11 रचनाएं की, और दूसरी भाषा में 3 रचनाएं की। 3 रचना में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली। कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये जो है ये राजा कीर्ति सिंह के बारे में है, राजा कीर्ति सिंह के बारे में है। और जो पदावली है ये राजा शिव सिंह के बारे में है, या उनकी पत्नी लखमा देवी जो है उनके बारे में है। तो पदावली जो है ये राजा शिव सिंह और लखमा देवी के बारे में है, जबकि कीर्तिलता और कीर्ति पताका राजा कीर्ति सिंह के बारे में है। और विद्यापति की एक है उगना कहानी जो कि शिव भक्ति है। उगना कहानी जो कि शिव भक्ति है। शिव भक्ति के माध्यम से इसमें श्रृंगार, राधा के श्रृंगार पर लिखा गया है। उगना कहानी जो है, शिव भक्ति जो है, ये कृष्ण राधा के श्रृंगार पर लिखा गया है। जयदेव, इनके समकालीन जो हैं जयदेव हैं। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। हाल जो है, हाल की रचना है गाथा सप्तशती या गाहा सतसई। गाथा सप्तशती या गाहा सतसई, तो ये हाल की रचना है। हाल की रचना है गाथा सप्तशती या गाहा सतसई। उसके बाद चंडीदास का नाम आता है। चंडीदास की रचना का नाम है श्री कृष्ण कीर्तन। चंडीदास का नाम है श्री कृष्ण कीर्तन। फिर विद्यापति का नाम आता है। विद्यापति की रचना का नाम है सूरदास। नहीं, विद्यापति का नाम आता है। विद्यापति के बाद और भी नाम है सूरदास, बिहारी या पद्माकर, भारतेंदु। सूरदास, बिहारी या पद्माकर, भारतेंदु। ठीक, अब हम देखते हैं विद्यापति के बारे में। और तो विद्यापति 2 भागों में इन्हें देखते हैं, एक कृष्ण के बारे में जो कहा है और एक राधा के बारे में। तो कृष्ण के बारे में आचार्य शुक्ल ने ईश्वर को शील, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर बताया है। आचार्य शुक्ल ने कृष्ण के रूप में आचार्य शुक्ल ने ईश्वर को शील, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर बताया है। महाभारत में जो है वो शील केंद्र में है और शक्ति केंद्र में है। भारत में जो कृष्ण है उनमें शील केंद्र में है और शक्ति केंद्र में है। और राधा के बारे में प्रिंट नोट से पढ़ लेना है। विद्यापति के कृष्ण सौंदर्य केंद्रित, ठीक से समझने के लिए प्रिंटेड नोट्स पढ़ें। विद्यापति के जो कृष्ण हैं वो सौंदर्य केंद्रित हैं। विद्यापति के जो कृष्ण हैं वो सौंदर्य केंद्रित हैं। इसे ठीक से समझने के लिए प्रिंटेड नोट्स हमें पढ़ना है। अब हम देखते हैं रासो काव्य धारा। रासो काव्य धारा में 4 लोगों का नाम है, 4 लोगों का मुख्य रूप से। एक है गारसादा तासी, दूसरे हैं आचार्य शुक्ल, तीसरे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी और चौथे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और 5वें हैं रासक। ठीक, नहीं, 4 हैं गारसादा तासी, आचार्य शुक्ल, राम स्वरूप चतुर्वेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। गारसादा तासी जो हैं ये रासों की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई। गारसादा तासी मानते हैं कि रासों की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई। रासों की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई, लेकिन इनके मत का महत्व नहीं है। गारसादा तासी मानते हैं रासों का विधारा में रासों की उत्पत्ति राजसूय यज्ञ से हुई, लेकिन इनके मत का महत्व नहीं है। फिर आचार्य शुक्ल जी आते हैं। आचार्य शुक्ल जी रसायन से हुई है। रासो शब्द की या रासो का विधारा की उत्पत्ति रसायन से हुई है।
ये मानते हैं आचार्य शुक्ल कि रसायन से हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि रस से उत्पत्ति हुई। रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि रासों का अभिधारक की उत्पत्ति रस से हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि रासक से उत्पत्ति मानी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों का अभिधारक की उत्पत्ति रासक से मानी। रासक से उत्पत्ति मानी तो इसे रासक कहा गया, रासक से उत्पत्ति मानी तो उसे रासक कहा गया। रासक का मतलब जो है ये प्रिंटेड नोट्स में से देखना है। और प्राकृताभास अपभ्रंश, रासक जो है ये प्राकृताभास अपभ्रंश शब्द है, जिसमें रासक में का जो है उसका मतलब होता है रास, का जो है उसका मतलब होता है रास। ठीक, तो बस इसी के साथ लेक्चर नंबर 64 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 65। संस्कृत साहित्य में रासक शब्द के 3 अर्थ। संस्कृत साहित्य में रासक शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है नृत्य प्रधान रचना। पहला है नृत्य प्रधान रचना जो कि नहीं है। नृत्य प्रधान रचना संस्कृत साहित्य में रासक शब्द के 3 अर्थ हैं। पहला है नृत्य प्रधान रचना जो कि नहीं है। दूसरा है दृश्य प्रधान रचना जो कि नाटक में आता है, तो ये भी नहीं है। रासक शब्द के 3 अर्थ ये भी नहीं है। तीसरा है गीत तथा भाव रचना, भाव प्रधान रचना। गीत तथा भाव प्रधान रचना ही परिपक्व होकर रस बन जाता है, तो ये माना जाता है गीत तथा भाव प्रधान रचना ही परिपक्व होकर रस बन जाता है। गीत तथा भाव प्रधान रचना ही परिपक्व होकर रस बन जाता है। एक शब्द आता है छेपक। छेपक का मतलब होता है प्रक्षिप्त अंश। छेपक या चेपक इसका मतलब होता है प्रक्षिप्त अंश, प्रक्षिप्त अंश। अब हम देखें रासो काव्यों का वर्गीकरण, तो रासो काव्यों को 3 वर्गीकरण है। एक है वीरता प्रधान, दूसरा है श्रृंगार प्रधान और तीसरा है उपदेश प्रधान। वीरता प्रधान, श्रृंगार प्रधान और उपदेश प्रधान। वीरता प्रधान, श्रृंगार प्रधान, उपदेश प्रधान। अब हम देखते हैं रासों की भाषा। तो रासों की भाषा 2 प्रकार से देखेंगे। एक है काल की दृष्टि से और दूसरा है प्रवृत्ति की दृष्टि से। काल की दृष्टि से है प्राकृताभास अपभ्रंश, रासो परंपरा के जैन कवि चंदनवाला रस, उपदेश रसायन रस। तो काल की दृष्टि से अगर हम देखें तो प्राकृताभास अपभ्रंश, रासो परंपरा के जैन कवि चंदनवाला रस, उपदेश रसायन रस, आरंभिक अपभ्रंश। उदाहरण अद्धमाड़, स्नेह रासक, संदेश रासक। ये सब जो हैं ये देखिए प्राकृताभास अपभ्रंश काल की दृष्टि से रासों की भाषा है। रासो परंपरा के जैन कवि में नाम आता है चंदनवाला रस, उपदेश रसायन रस। रासो परंपरा के जैन कवि के अनुसार अगर हम देखें तो चंदनवाला रस, उपदेश रसायन रस ये रासों की भाषा है। अगला पॉइंट देखें इसी में, तो आरंभिक अपभ्रंश अद्धमाड़ स्नेह रासक। आरंभिक अपभ्रंश जो है वो अद्धमाड़ स्नेह रासक है, संदेश रासक है। इसका मतलब है बिरह काव्य परंपरा का एक दोष परंपरा है। बिरह काव्य परंपरा का एक दोष परंपरा है। वस्तु परिगणन शैली दिखती है। वस्तु परिगणन शैली दिखती है। तीसरा अगला पॉइंट है अपभ्रंश। अपभ्रंश में नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। उसके बाद अगला पॉइंट है परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश जो है वो पुरानी हिंदी के नज़दीक है। पुरानी हिंदी के नज़दीक है। परमार रासो जो है वो 12, 13, 18 हैं। परमार रासो कुछ लोग मानते हैं 12 हैं, कुछ मानते हैं 13, कुछ 18। ठीक, अब हम देखते हैं प्रवृत्ति की दृष्टि से रासों की भाषा। तो प्रवृत्ति की दृष्टि से रासों की भाषा 2 प्रकार से है। एक है डिंगल, एक है पिंगल। डिंगल जो है ये ओज गुण भरी आवाज़ है। डिंगल जो है वो ओज गुण भरी आवाज़ है, यानी जोश से भरा आवाज़ है। डिंगल व्याकरण सम्मत नहीं है, यह अनपढ़ों की भाषा कही जाती है। डिंगल जो हो व्याकरण सम्मत नहीं है, ये अनपढ़ों की भाषा कही जाती है।
ये ओजगुड़ भरी आवाज़ है, यानी जोश से भरा है। पिंगल हम देखते हैं। पिंगल जो है ये दो प्रकार से इसे देखेंगे। एक है व्याकरण सम्मत भाषा है, पिंगल जो है व्याकरण सम्मत भाषा है, और दूसरा है कि माधुर्य गुण इसमें ज़्यादा है। तो पिंगल जो है व्याकरण सम्मत भाषा है, जिसमें पृथ्वीराज रासो पिंगल के ज़्यादा नज़दीक हैं। पृथ्वीराज रासो पिंगल के ज़्यादा नज़दीक हैं, परंतु व्याकरण ठीक नहीं है। पिंगल जो है वो व्याकरण सम्मत भाषा है। पृथ्वीराज रासो पिंगल के ज़्यादा नज़दीक हैं, परंतु व्याकरण ठीक नहीं है। पिंगल में दूसरा है माधुर्य गुण ज़्यादा है, जिसमें ब्रज भाषा का आरंभिक रूप दिखता है। तो ब्रज भाषा का आरंभिक रूप जो है यही मतलब माधुर्य गुण ज़्यादा है पिंगल में। तो इसमें हम कह सकते हैं ब्रज भाषा का आरंभिक रूप जो है वो पिंगल भाषा में ही आता है। अब हम देखें रासो काव्यों की विशेषताएं, पृथ्वीराज रासों की विशेषताएं। हम देखें रासो काव्यों की विशेषताएं यानी पृथ्वीराज रासों की विशेषताएं। रासो काव्यधारा आदिकाल की विशिष्ट प्रवृत्ति है। रासो काव्यधारा आदिकाल की विशिष्ट प्रवृत्ति है। राजनीतिक बिखराव के तत्कालीन दौर में युद्धों की बहुलता तथा सामंतवाद की उपस्थिति में इस काव्यधारा के विकास हेतु समुचित परिस्थितियां उत्पन्न की। रासो काव्यधारा अपने बहुलांश में वीरता प्रधान है, जैसे पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो। हालांकि इसमें कुछ श्रृंगार प्रधान काव्य जैसे संदेश रासक तथा विसल देव रासो और कुछ उपदेशात्मक रासो जैसे उपदेश रसायन रस भी मिलते हैं। वीरता और श्रृंगार की केंद्रीयता हेडिंग है इसी में। रासो काव्यों की विशेषताओं में वीरता और श्रृंगार की केंद्रीयता हेडिंग है। रासो काव्यों का मुख्य विषय वीरता और श्रृंगार है। तत्कालीन दरबारी माहौल में लोक कल्याण में राजाओं की रुचि नहीं थी। उनकी रुचि सिर्फ साम्राज्य विस्तार और वासनाओं की चरम उपलब्धि में थी। यही कारण है कि इस काव्यधारा का अधिकांश साहित्य वीरता और श्रृंगारिकता से भरा है। रासो काव्यों में दिखने वाला श्रृंगार प्रायः एकनिष्ठ और भावमूलक नहीं है, बल्कि बहुनिष्ठ और देहमूलक है। पर इतना जरूर है कि यह श्रृंगार गृहस्थिक है, पर काया प्रेम पर आधारित नहीं है। राजाओं ने श्रृंगार चेतना से भरकर अनेकानेक विवाह किए हैं और किसी नई स्त्री को हासिल करने के लिए हमेशा युद्ध करने को तैयार रहते हैं। जाकी कन्या सुंदर देखी तापे जाए धरी तलवार। जाकी कन्या सुंदर देखी तापे जाए धरी तलवार। रासो काव्यों से वीरता भी जीवन के उद्देश्य की तरह महिमा मंडित हुई है। रासो काव्यों में वीरता भी जीवन के उद्देश्य की तरह महिमा मंडित हुई है। कवियों का मानना है कि कायरों की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है कि वीरों की तरह कुछ ही दिन जीकर बलिदान दिया जाए। परमाल रासो की कई ओजस्वी पंक्तियां इस दृष्टिकोण का व्याख्यान करती हैं। परमाल रासो की कई ओजस्वी पंक्तियां इस दृष्टिकोण का व्याख्यान करती हैं, जैसे 12 बरस लो कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। 12 बरस लो कूकर जियो, 12 बरस लो कूकर जिए और 13 लो जिए सियार, और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। एक अन्य छंद में परमाल रासों का रचनाकार बताता है कि कायरों को मृत्यु के बाद भी सम्मान प्राप्त नहीं होता। एक अन्य छंद में परमाल रासों का रचनाकार बताता है कि कायरों को मृत्यु के बाद भी सम्मान प्राप्त नहीं होता।
सम्मान उसी को मिलता है जो युद्ध में लड़ते हुए मरे। जो मर जइहें खटिया पे तो कौवा गिद्ध न खइहें मांस। जो मर जइहें खटिया पे तो कौवा गिद्ध न खइहें मांस। जो मरिहें रण खेतन में तो तुम्हारा नाम अमर होई जाए। जो मर जइहें खटिया पे तो कौवा गिद्ध न खइहें मांस। जो मरिहें रण खेतन में तो तुम्हारा नाम अमर होई जाए। वीरता और श्रृंगार यहाँ एक दूसरे के पूरक हैं। वीरता इसलिए है कि श्रृंगार की चाहत है और श्रृंगार की आहर्ता है वीर होना। इस संपूर्ण मानसिकता को रासो काव्यों का निम्नलिखित छंद व्यक्त करता है। एव जिम रघु ग्यू भड़सरी खग्ग न भग्गू। तिखा तुर्येड़ा मारिया गोरी गले न लग्गू। एव जिम रग्गहु ग्यू। एव जिम रग्गहु ग्यू। एव जिम रग्गहु ग्यू। भड़सिरी खग्ग न भग्गू। भड़सिरी खग्ग न भग्गू। तीखा तुर्येड़ा मारिया। तीखा तुर्येड़ा मारिया। तीखा तुर्येड़ा मारिया। तीखा तुर्येड़ा मारिया गोरी गले न लग्गू। मतलब उसका जीवन निरर्थक गया। उसका जीवन निरर्थक गया जिसने तलवार को सिर से न तोड़ा हो। जिसने तलवार को सिर से न तोड़ा हो। जिसने बहुत मुश्किल घोड़े को काबू न किया हो। जो किसी स्त्री के गले न लगा हो। अब एक हेडिंग है इतिहास और कल्पना का मिश्रण। इतिहास और कल्पना का मिश्रण इसी में है रासो काव्यों की विशेषताओं में ही। रासो काव्यों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है। रासो काव्यों की ऐतिहासिक प्रामाणिकता संदिग्ध है चूंकि यह कवि दरबारी कवि थे। चूंकि यह कवि दरबारी कवि थे इसलिए इन्होंने अपने राजाओं की प्रशंसा में कई ऐसे तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो ऐतिहासिक साक्ष्यों से मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में वर्णित है कि अंधे पृथ्वीराज ने शब्द भेदी कौशल के आधार पर मोहम्मद गौरी का वध किया। कि अंधे पृथ्वीराज ने शब्द भेदी कौशल के आधार पर मोहम्मद गौरी का वध किया। जबकि इतिहास में मान्य है कि गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में खोखरों या गक्करों के हाथों हुई थी। कहीं कहीं विभिन्न काव्य रासों में आपस में ही विरोध है। उदाहरण के लिए परमाल रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज ने परमाल का वध किया था। जबकि पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि पृथ्वीराज ने परमाल को माफ करके जीवन दान दे दिया था। चौथा पॉइंट है विभिन्न रसों का प्रयोग। विभिन्न रसों का प्रयोग। रासो काव्य भाव प्रधान परंपरा के काव्य हैं। इसीलिए स्वाभाविक ही है कि उसमें रसात्मकता का पर्याप्त सन्निवेश हुआ है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का तो मानना है कि रासो शब्द का अर्थ ही रस प्रधानता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में रस प्रधानता की स्थिति को इन शब्दों में वर्णित किया है। रासौ असंभु ... है। पांचवा पॉइंट है युद्धों का जीवंत चित्रण। युद्धों का जीवंत चित्रण। 1000 वर्षों के हिंदी साहित्य में युद्धों का वैसा जीवंत चित्रण कहीं नहीं मिलता जैसे रासो काव्यों में मिलता है। इस श्रेष्ठता का मूल कारण यह है कि रासो कवि युद्धों के दर्शक न होकर खुद योद्धा थे और उन्होंने युद्ध के मैदान में प्रत्यक्ष अनुभव अर्जित किए थे। कहीं कहीं तो ऐसे वर्णन बेहद रोचक बन पड़े हैं। कहीं कहीं तो ऐसे वर्णन बेहद रोचक बन पड़े हैं।
परमार रासों में है अरर अरर अर गोला छूटे कड़कड़ करे अग्नियां बान। अरर अरर अर गोला छूटे कड़कड़ करे अग्नियां बान। रिमझिम गोली बरसे सनसन पड़ी तीर की मार। रिमझिम गोली बरसे सनसन पड़ी तीर की मार। अरर अरर अर गोला छूटे कड़कड़ करे अग्नियां बान। रिमझिम गोली बरसे सनसन पड़ी तीर की मार। वहीं पृथ्वीराज रासों में है, पृथ्वीराज रासों में है भभक्के बहे रक्तधार। भभक्के बहे रक्तधारम। भभक्के बहे रक्तधारम। सनक्के बहे बान बहारम। सनक्के बहे बान भारम। भभक्के बहे रक्तधारम। सनक्के बहे बान भारम। छठा पॉइंट है राजाओं की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा। राजाओं की अतिशयोक्ति पूर्ण प्रशंसा। रासो कवि चारण कवि हैं, अपने राजाओं के आश्रय पर जीते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसाएं करते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की प्रशंसा निम्नलिखित पंक्तियों में की है। उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। कढ़त तेग मन बेग लगत मनो बीजू झट घट। उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। कढ़त तेग मन वेग लगत मनो बीजू झट घट। कढ़त मतलब निकालना, तेग मतलब तलवार। उठिराज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट। कढ़त तेग मन वेग लगत मनो बीज झट घट। अगला पॉइंट है यानी सातवां है जन चेतना की अनुपस्थिति। जन चेतना की अनुपस्थिति। रासो काव्यों में सामंती राजसी विकास के अनेकानेक चित्र भरे पड़े हैं। रासो काव्यों में सामंती राजसी विकास के अनेकानेक चित्र भरे पड़े हैं, किंतु जनसाधारण की चिंताओं से इस काव्यधारा का सरोकार नजर नहीं आता। किसानों, स्त्रियों, दलितों की चिंताएं इस काव्यधारा में पूर्णतः अनुपस्थित हैं। यदि सामाजिक हित की भावना साहित्य की प्रमुख कसौटी है तो यह काव्यधारा निश्चित तौर पर कमजोर सिद्ध होती है। यदि सामाजिक हित की भावना साहित्य की प्रमुख कसौटी है तो यह काव्यधारा निश्चित तौर पर कमजोर सिद्ध होती है। अगला पॉइंट यानी 8वां पॉइंट है शिल्प संबंधी विशेषताएं। शिल्प संबंधी विशेषताओं में अगर पॉइंट रूप में देखें, सजग या सहज हैं, काव्य रूप कौन सा है, भाषा शैली, छंद। कविता के शिल्प में काव्य रूप कौन सा है ये लिखना है, भाषा शैली कौन सा है, छंद कौन सा है। उसके बाद अगला पॉइंट है बिंब या प्रतीक, अलंकार, गुण। तो शिल्प संबंधी विशेषताओं में अगर हम पॉइंट से देखें, का पॉइंट है शिल्प के प्रति सजग हैं क्योंकि दरबार में चमत्कार पैदा करना ही प्रयोजन है। शिल्प के प्रति सजग हैं क्योंकि दरबार में चमत्कार पैदा करना ही प्रयोजन है। खा पॉइंट है प्रबंध काव्यों की अधिकता है क्योंकि रचनाकारों ने अपने राजाओं के जीवन चरित्र लिखे हैं। प्रबंध काव्यों की अधिकता है क्योंकि रचनाकारों ने अपने राजाओं के जीवन चरित्र लिखे हैं। हिंदी का पहला काव्य पृथ्वीराज रासो तो है ही। हिंदी का पहला काव्य पृथ्वीराज रासो तो है ही। बहुत से खंड काव्य जैसे विसल देव रासो तथा परमार रासो आदि भी महत्वपूर्ण हैं। बहुत से खंड काव्य जैसे विसल देव रासो तथा परमार रासो आदि भी महत्वपूर्ण हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से अधिकांश काव्य चरित्र मूलक हैं, जबकि संदेश रासक हिंदी का पहला संदेश काव्य है। जबकि संदेश रासक हिंदी का पहला संदेश काव्य है। उपदेशात्मक रासो काव्यों में मुक्तक शैली तथा
प्रबंध शैली का प्रयोग भी हुआ है। उपदेशात्मक रासो काव्यों में मुक्तक शैली तथा प्रबंध शैली का प्रयोग भी हुआ है। गा पॉइंट है भाषा, तो भाषा है डिंगल पिंगल। ठीक, रुक जाइए, कुछ छूटा तो नहीं, छूट गया है, नहीं छूटा नहीं है। ठीक है, भाषा है गा पॉइंट भाषा, भाषा में है डिंगल पिंगल। घा पॉइंट है छंद, छंद में है छंदों के स्तर पर ये कवि अत्यधिक प्रयोगशील रहे हैं। छंदों के स्तर पर ये कवि अत्यधिक प्रयोगशील रहे हैं। दोहा, रोला, सोरठा और आल्हा रस और आल्हा इस काल के सबसे अधिक प्रचलित छंद हैं। सिर्फ पृथ्वीराज रासों में 68 प्रकार के छंद प्रयुक्त हुए हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा भी है कि चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा भी है कि चंद को हिंदी में छंदों का राजा कहा जा सकता है। अंगा पॉइंट है कथानक रूढ़ियाँ, अंगा पॉइंट है कथानक रूढ़ियाँ। कथानक रूढ़ियों में पहला है कीर्ति लता। कीर्ति लता में जो है भृंग भृंगी संवाद, कीर्ति लता पृथ्वीराज रासो का है, ये पृथ्वीराज रासो का ही है कीर्ति लता, जिसमें है भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, 12 मासा, 6 ऋतु। भृंग भृंगी संवाद, सुख सुखी संवाद, 12 मासा और 6 ऋतु हैं। उसके बाद स्वप्न दर्शन, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण सरवण, नुख सिख वर्णन। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण सरवण, नुख सिख वर्णन। नुख मतलब नाखून, सिख मतलब चोटी, तो ये सब भी इसमें हैं कथानक रूढ़ियों में। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन, गुण सरवण, नुख सिख वर्णन। रासो काव्य धारा में प्रबंध काव्य अधिक हैं। रासो काव्य धारा में प्रबंध काव्य अधिक हैं, इसलिए इन कवियों ने कथानक रूढ़ियों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। इसलिए इन कवियों ने कथानक रूढ़ियों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। इस धारा में प्रयुक्त रूढ़ियों में सुख सुखी संवाद, स्वप्न दर्शन, आकाशवाणी, 7 ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन की भी बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों की रचना सुख सुखी संवाद के ढांचे पर हुई है और इसमें 6 ऋतु वर्णन की रूढ़ी भी वर्णित हुई है। फिर से पढ़ता हूँ, कथानक रूढ़ियों में ही है, कथानक रूढ़ियों में है रासो काव्य धारा में प्रबंध काव्य अधिक हैं, इसलिए इन कवियों ने कथानक रूढ़ियों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई। इस धारा में प्रयुक्त रूढ़ियों में सुख सुखी संवाद, स्वप्न दर्शन, आकाशवाणी, 7 ऋतु वर्णन और 12 मासा वर्णन की भी बड़ी भूमिका है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के ढांचे पर हुई है और इसमें 6 ऋतु वर्णन की रूढ़ी भी वर्णित हुई है। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो की है ये कहानी है। पृथ्वीराज रासो में कहानी है अनंगपाल यानी राजा तोमर जो कि दिल्ली के हैं। अनंगपाल राजा तोमर जो कि दिल्ली के हैं, इनकी कहानी है मुख्य रूप से। इनके 2 बेटे हैं, एक है विजयपाल जो कि कन्नौज में है और एक है सोमेश्वर जो कि अजमेर में है। अनंगपाल जो कि राजा तोमर यानी दिल्ली के हैं, इनके विजयपाल जो कि इनका 2 बेटे हैं, एक है विजयपाल और एक है सोमेश्वर। विजयपाल कन्नौज के हैं, सोमेश्वर अजमेर के हैं। विजयपाल को एक बेटा है जिसका नाम है जयचंद। सोमेश्वर का एक बेटा है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो विजयपाल कन्नौज का बेटा जयचंद और सोमेश्वर का बेटा पृथ्वीराज चौहान। भीमदेव चालुक्य के भाई की हत्या कण्व ने कर दी।
भीमदेव चालुक्य के भाई की हत्या कण्व ने कर दी, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने कण्व को मारा नहीं। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने कण्व को मारा नहीं। मंदोदरी जो है उसकी बहन जो है इंचनी, मंदोदरी की बहन इंचनी है, पृथ्वीराज चौहान हो जाती। इंचनी जो है वो पृथ्वीराज चौहान हो जाती। एक शब्द है शशिवृता। शशिवृता इसका मतलब है जयचंद्र के भतीजा शादी करना चाहता था। शशिवृता से जयचंद्र के भतीजा शादी करना चाहता था। हंस ने पृथ्वीराज चौहान की कहानी शशिवृता को सुना दी। हंस ने पृथ्वीराज चौहान की कहानी शशिवृता को सुना दी तथा शशिवृता ने चौहान से शादी कर ली। तथा शशिवृता ने चौहान से शादी कर ली। जयचंद्र की बेटी है, जयचंद्र की बेटी है संयोगिता। जयचंद्र की बेटी जो है वो है संयोगिता। तो राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी बेटी की स्वयंवर की घोषणा की। राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी बेटी की स्वयंवर की घोषणा की तथा संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को हार पहना दिया। जयचंद्र की बेटी है संयोगिता। संयोगिता की शादी के लिए राजसूय यज्ञ किया तथा अपनी बेटी की स्वयंवर की घोषणा की तथा संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को हार पहना दिया। तो इस तरीके से लेक्चर नंबर 65 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 66 महाकाव्य है या नहीं। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें है महाकाव्य है या नहीं, और अगर है तो किस प्रकार का है। समझ लीजिए क्वेश्चन है या हेडिंग है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है या नहीं, और अगर है तो किस प्रकार का है। तो महाकाव्य के लिए कसौटियां हैं, एक है परंपरागत कसौटी और एक है आधुनिक कसौटी। परंपरागत कसौटी में है 8 सर्ग हैं, मतलब जिसमें 8 से ज़्यादा सर्ग हों, धीरोदात्त नायक हो, वीर श्रृंगार या शांत रस की प्रधानता हो, 4 पुरुषार्थ हों, छिटपुट चीज़ों में जैसे मंगलाचरण हो, दुर्जन निंदा हो, सज्जन प्रशंसा हो, और जिसमें वर्णन हो और छंद वैविध्य हो। तो ये परंपरागत कसौटियां हैं महाकाव्य होने की। आधुनिक में है, उसके बाद आधुनिक कसौटी भी है। अगर सामान्य प्रश्न आए पृथ्वीराज रासो के महाकाव्यत्व पर तो सिर्फ परंपरागत कसौटियों को आधार बनाएंगे। अगर सामान्य प्रश्न आए पृथ्वीराज रासो के महाकाव्य पर तो सिर्फ परंपरागत कसौटियों को आधार बनाएंगे। अगर वर्तमान स्थिति में पूछे तो आधुनिक आधार पर परखेंगे, पारंपरिक को छोड़ देंगे। अगर वर्तमान स्थिति में पूछे तो आधुनिक आधार पर परखेंगे, पारंपरिक को छोड़ देंगे। किस प्रकार का महाकाव्य है, अगर हम देखें किस प्रकार का महाकाव्य है तो पृथ्वी महाकाव्य जो है वो 4 प्रकार से हैं। एक है चरित्र प्रधान, एक है वर्णन प्रधान, एक है घटना प्रधान और एक है भाव प्रधान। तो चरित्र प्रधान में नाम आता है रामचरितमानस का, वर्णन प्रधान में नाम आता है रामचंद्रिका का, घटना प्रधान में नाम आता है पृथ्वीराज रासो का, और भाव प्रधान में नाम आता है कामायनी का। तो पृथ्वीराज रासो घटना वर्णन प्रधान महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो घटना वर्णन प्रधान महाकाव्य है। अब हम देखते हैं त्रासदी के रूप में पृथ्वीराज रासो। त्रासदी के रूप में पृथ्वीराज रासो, तो इसमें पहला पॉइंट है योजना नहीं थी। त्रासदी के रूप में पृथ्वीराज रासो पहला पॉइंट है योजना नहीं थी, क्योंकि उस समय त्रासदी की जानकारी नहीं थी, क्योंकि उस समय त्रासदी की जानकारी नहीं थी। दूसरा पॉइंट है पर फिर भी समानता है। पर फिर भी समानता है, तो ये जो समानता है ये संयोग से मिलते हैं, संयोग से समानता है, संयोग से मिलते हैं। अगर हम देखें त्रासदी है तो इसमें है त्रासदी है में पॉइंट है दुख या विरेचन जैसा भाव है, दुख या विरेचन जैसा भाव है। अगला पॉइंट है गौरी को बार बार युद्ध में जीवन दान देना, गौरी को बार बार युद्ध में जीवन दान देना।
जो कि हैमर्सिया कह सकते हैं हम। अगला पॉइंट है बिना बात के सबसे दुश्मनी मोल लेना। बिना बात के सबसे दुश्मनी मोल लेना। अगला पॉइंट है नायक का भद्र पुरुष या उदात्त होना। नायक का भद्र पुरुष या उदात्त होना, यानी उस जमाने के माहौल से नायक नैतिक था। उस जमाने के माहौल से नायक नैतिक था। तो ये थे त्रासदी है में पॉइंट। अब देखते हैं त्रासदी नहीं है। तो त्रासदी नहीं है में पॉइंट है तुलना। तुलना जो है वो नील देवी नाटक से है। तुलना नील देवी नाटक से। नायक के मरने से, नील देवी नाटक से है। नील देवी नाटक से नायक के मरने से गौरव का भाव आता है। तुलना जो है वो नील देवी नाटक से है। नायक के मरने से गौरव का भाव आता है, लेकिन भीतर ही भीतर लगता है कि त्रासदी है। लेकिन भीतर ही भीतर लगता है कि त्रासदी है। त्रासदी की अंतर्धारा बहती है। त्रासदी की अंतर्धारा बहती है। ठीक। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता में तथ्य जो है वो हमें नोट्स से पढ़ लेना है। अब इसमें हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण में पहला पॉइंट है क्या पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ अपने आप में प्रामाणिक है। क्या पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ अपने आप में प्रामाणिक है। दूसरा पॉइंट है चार ग्रंथ हैं। कंफ्यूजन है कि कौन सा ग्रंथ वास्तविक पृथ्वीराज रासो है। कंफ्यूजन है कि कौन सा ग्रंथ वास्तविक पृथ्वीराज रासो है। अगला पॉइंट है भाषा को लेकर प्रामाणिकता पर सवाल जयानक को लेकर है। भाषा को लेकर प्रामाणिकता पर सवाल जयानक। ठीक। अब हम देखते हैं इसकी प्रामाणिकता को लेकर तीन मत हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर तीन मत हैं। पहला है प्रामाणिक हैं, दूसरा है अर्ध प्रमाणिक हैं और तीसरा है अप्रमाणिक हैं। तो प्रामाणिक है में पॉइंट है गारसा दत्त तासी का नाम आता है प्रामाणिक है में। और दूसरा पॉइंट है मिस्र बंधु। तो मिस्र बंधु ने जयानक के बारे में टिप्पणी कर चंद बरदाई के नाम न आने पर ईर्ष्या या स्पर्धा की वजह बताई। मिस्र बंधु ने जयानक के बारे में टिप्पणी कर चंद बरदाई के नाम न आने पर ईर्ष्या या स्पर्धा की वजह बताई। अगला पॉइंट है चंद बरदाई ने एक विशेष संवत यानी अनंत विक्रम संवत का उपयोग किया। चंद बरदाई ने एक विशेष संवत यानी अनंत विक्रम संवत का उपयोग किया। 907 करने पर घटनाओं की तिथियां मेल खाने लगती हैं। यानी 907 करने पर घटनाओं की तिथियां जो हैं वो मेल खाने लगती हैं। अब हम देखते हैं अर्ध प्रमाणिक में। तो अर्ध प्रमाणिक जो मानते हैं उसमें नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और अगला पॉइंट है सुख सुखी संवाद से कनेक्ट वाले संवाद उनको ही सिर्फ प्रामाणिक माना गया। सुख सुखी संवाद से कनेक्ट वाले संवाद उनको ही सिर्फ प्रामाणिक माना गया, बाकी हिस्से को अप्रामाणिक माना गया। अब देखते हैं अप्रामाणिक। तो अप्रामाणिक में नाम है रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का। अगला पॉइंट है अप्रामाणिक में ही चार ग्रंथ तथा भाषा की आढ़ी काने की वजह से शुक्ल जी इसे अप्रामाणिक मानते हैं। चार ग्रंथ तथा भाषा की आढ़ी काने की वजह से शुक्ल जी इसे अप्रामाणिक मानते हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की। अगला पॉइंट है जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की जिसमें अनेक कवियों का जिक्र किया। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की जिसमें अनेक कवियों का जिक्र किया, परंतु चंद बरदाई का जिक्र नहीं किया। और पृथ्वीराज रासो से तुलना करने पर
घटनाओं की तिथियां अलग अलग हैं और पृथ्वीराज रासो से तुलना करने पर घटनाओं की तिथियां अलग अलग हैं। अब हम देखते हैं क्या पृथ्वीराज रासो के तथ्य प्रामाणिक हैं। क्या पृथ्वीराज रासो के तथ्य प्रामाणिक हैं? तो इसमें पॉइंट है गौरीशंकर हीरानंद ओझा। गौरीशंकर हीरानंद ओझा कहते हैं कि अप्रामाणिक तथ्य हैं, अप्रामाणिक तथ्य हैं। और इनके बारे में और ढेर पढ़ने के लिए प्रिंटेड नोट से पढ़ना है। अगला पॉइंट है प्रामाणिक मानने वालों में सबसे प्रमुख हैं, प्रामाणिक मानने वालों में सबसे प्रमुख हैं कर्नल टॉड। इनके बारे में जो तथ्य है वो हमें प्रिंटेड नोट से पढ़ना है। और कर्नल टॉड का जो बुक है उसका नाम है राजपुतानों का इतिहास। कर्नल टॉड का बुक है यानी किताब है राजपुतानों का इतिहास। कर्नल टॉड मानते हैं कि प्रामाणिक मतलब पृथ्वीराज के जो तथ्य हैं वो प्रामाणिक हैं। अगला पॉइंट है बाकी रासो काव्यों की प्रामाणिकता पर संक्षेप में प्रिंटेड नोट से पढ़ लें। बाकी रासो काव्यों की प्रामाणिकता पर संक्षेप में प्रिंटेड नोट से पढ़ लें। खुमार रासो, बीसलदेव रासो तथा हमीर रासो यानी प्रमाण रासो के बारे में, खुमार रासो, बीसलदेव रासो तथा हमीर रासो के बारे में पढ़ लें। अब हम देखते हैं आदिकाल। आदिकाल में इसका अभिधान या नाम, आदिकाल का अभिधान यानी नाम। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, आदिकाल का अभिधान या नाम। तो अभिधान नाम जो है वो एक है सविशेष और दूसरा है निर्विशेष। सविशेष में है चारण काल। सविशेष में पहला पॉइंट है चारण काल जो कि जॉर्ज ग्रेसन मानते हैं। तो सविशेष में चारण काल कहा जिसे जॉर्ज ग्रेसन मानते हैं। अगला पॉइंट है सिद्ध सामंत युग। सिद्ध सामंत युग जिसे राहुल सांस्कृतायन मानते हैं। सिद्ध सामंत युग जिसे राहुल सांस्कृतायन मानते हैं। अगला पॉइंट है वीरकाल। वीरकाल में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। अगला पॉइंट है संधिकाल व चारण काल जिसमें राम कुमार वर्मा हैं। संधिकाल व चारण काल जिसमें राम कुमार वर्मा हैं। अगला पॉइंट है अपभ्रंश काल यानी जातीय साहित्य है। बच्चन सिंह का नाम आता है इसमें। अपभ्रंश काल यानी जातीय साहित्य है जिसमें बच्चन सिंह का नाम आता है। जातीय साहित्य उसे कहते हैं जिस साहित्य को पढ़कर एक पूरा समूह या क्षेत्र या शहर घूमने लगे। जिस साहित्य को पढ़कर एक पूरा समूह या क्षेत्र या शहर घूमने लगे उसे जातीय साहित्य कहते हैं। इसमें एक शब्द है विभेदठ। विभेदठ का मतलब होता है ऐसी प्रवृत्ति जो उसी काल में आई, ऐसी प्रवृत्ति जो उसी काल में आई, फूली फली तथा उसी समय में समाप्त हो गई। ऐसी प्रवृत्ति जो उसी काल में आई, फूली फली और तथा उसी काल में समाप्त हो गई। और सविशेष में अगला है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल में नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो सविशेष में आदिकाल या अभिधान या नाम है। आदिकाल को जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कहा। आदिकाल को जॉर्ज ग्रेसन ने चारण काल कहा। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। राहुल सांस्कृतायन ने सिद्ध सामंत युग कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा। राम कुमार वर्मा ने संधिकाल व चारण काल कहा। राम कुमार वर्मा ने संधिकाल व चारण काल कहा। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा। हरिवंश राय बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। अब निर्विशेष, अगर आदिकाल में निर्विशेष नाम को देखें तो इसमें आरंभिक काल, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। आदिकाल को आरंभिक काल कहा। मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा। तो मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा।
अब हम देखते हैं अच्छे नाम की कसौटियाँ। पहला पॉइंट है अच्छे नाम की कसौटियाँ। आदिकाल के नाम में ही है पहला पॉइंट, अच्छे नाम की कसौटियाँ। तो अच्छे नाम की कसौटियाँ पॉइंट है प्रवृत्ति सूचक होना चाहिए, प्रवृत्ति सूचक होना चाहिए यानी स्पष्ट केंद्रीय प्रवृत्ति, या विभेदक हो तो चलेगा, स्पष्ट केंद्रीय प्रवृत्ति या विभेदक हो तो चलेगा। अगला पॉइंट है निर्विशिष्ट नाम होना चाहिए, निर्विशिष्ट नाम होना चाहिए। अगला पॉइंट है संक्षिप्त होना चाहिए। पहला पॉइंट है प्रवृत्ति सूचक होना चाहिए, दूसरा है निर्विष्ट, निर्विष्ट नाम होना चाहिए, और अगला है संक्षिप्त होना चाहिए। अब हम देखते हैं आदिकाल का संकट। दूसरा पॉइंट है आदिकाल का संकट। तो आदिकाल के संकट में पॉइंट है प्रवृत्ति का, भाषा का भी, प्रवृत्ति का क्या विवाद है यानी प्रवृत्ति का क्या संकट है, भाषा का विवाद क्या है, और धार्मिक साहित्य क्या है। तो ये आदिकाल का संकट है। तीसरा पॉइंट है दोष। दोष में है अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष का मतलब है एक से ज्यादा वस्तु शामिल। अतिव्याप्ति दोष का मतलब है एक से ज्यादा वस्तु शामिल। और अव्याप्ति दोष, अव्याप्ति दोष का मतलब है परिभाषित वस्तु भी ना शामिल हो पाए, परिभाषित वस्तु भी ना शामिल हो पाए, तो वो है अव्याप्ति दोष। और अतिव्याप्ति दोष क्या है, एक से ज्यादा वस्तु शामिल। अब हम देखते हैं शुक्ल जी के तर्कों का विश्लेषण। अब हम देखते हैं शुक्ल जी के तर्कों का विश्लेषण। तो ये 7वीं सदी के अंतिम चरण में हिंदी की शुरुआत मानते हैं, 7वीं सदी के अंतिम चरण से हिंदी की शुरुआत मानते हैं। उसके बाद सिद्धनाथ साहित्य नहीं मानते हैं, सिद्धनाथ साहित्य को साहित्य नहीं मानते हैं। 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। 7वीं सदी के अंतिम चरण से हिंदी की शुरुआत मानते हैं और 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं। 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं और 1000 ईस्वी से 1150 ईस्वी के समय को निर्दिष्ट प्रवृत्ति नहीं मानते, निर्दिष्ट प्रवृत्ति नहीं। 1000 ईस्वी से 1150 ईस्वी को निर्दिष्ट प्रवृत्ति नहीं मानते। रासों को इन्होंने वीर गाथा काल कहा, रासों को इन्होंने वीर गाथा काल कहा। और 1318 ईस्वी तक ये आदिकाल को मानते हैं। 7वीं सदी से 1318 ईस्वी तक या 1000 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक ये आदिकाल को मानते हैं। अब हम देखते हैं आदिकाल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन 9 है आदिकाल की प्रवृत्तियां। आदिकाल की प्रवृत्तियों में मॉडल हम देख लेते हैं कैसे लिखना है इसे। तो आदिकाल की प्रवृत्तियों में पहला मॉडल है, मॉडल 1 है, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे काल समय बताएं। आदिकाल की प्रवृत्तियों में मॉडल 1 में जैसे अगर हम लिखेंगे तो पहला पॉइंट बताएंगे काल समय बताएं। दूसरा है रासो काव्यों की प्रमुखता तथा सूचना। रासो काव्यों की प्रमुखता तथा सूचना यानी परमार रासों की कविता बताएं। रिमझिम रिमझिम गोला बरसे ये बताना है। तीसरा है धार्मिक काव्य है यानी सिद्धनाथ जैन हठ योग के बारे में बता देना है, एक एक कविता सिद्धनाथ जैन पे लिख देना है। चौथा है अमीर खुसरो के बारे में बता देना है चौथे पॉइंट में। पांचवा विद्यापति के बारे में बताना है। और छठा पॉइंट है भाषा तथा शिल्प से जुड़ी बातें बताना है, जैसे काव्य रूप, भाषा कौन सी है, छंद कितने हैं। अकेले पृथ्वीराज रासों में 68 छंद हैं, अकेले पृथ्वीराज रासों में 68 छंद हैं। और कथानक रूढ़ी को बता देना है। अब अगर हम मॉडल 2 की बात करें कि आदिकाल की प्रवृत्तियों अगर पूछा जाए तो मॉडल 2 में हम कैसे लिखेंगे, दूसरे तरीके से मतलब कैसे लिखेंगे। तो उसमें पॉइंट है वीरता श्रृंगार की केंद्रीयता है, वीरता श्रृंगार की केंद्रीयता को बता देना है। धार्मिक सांप्रदायिक रचना है ये बता देना है, अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है सामंतवाद का प्रभाव को बता देना है। और अगला पॉइंट है जन सरोकारों का प्राय अभाव है ऐसा बता देना है। अब एक क्वेश्चन है आदिकाल का योगदान या अवदान। आदिकाल का योगदान या अवदान यानी तो समाज जो है वो एक बड़ा गोला है और उसके अंदर आता है संस्कृति। समाज एक बड़ा गोला है और उसके अंतर्गत आता है संस्कृति। संस्कृति में वेशभूषा, खान पान, धर्म, कलाएं की बात होती है। साहित्यिक में अगर हम बात करें तो साहित्यिक में संवेदना में योगदान,
देखिए, आदिकाल के योगदान या अवदान पूछे तो हमें समाज और संस्कृति के बारे में बता देना है। फिर साहित्यिक में हमें बता देना है कि संवेदना में योगदान क्या है, संवेदना में योगदान या सामाजिक योगदान बताना है। सामाजिक में हमें बताना है कि वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अमीर खुसरो के बारे में बताना है जो कि महिलाओं के लिए इन्होंने लिखा है, वो योगदान बताना है। शिल्प में योगदान बताना है जो कि सांस्कृतिक है, शिल्प में योगदान बता देना है जो कि सांस्कृतिक है। तो इस प्रकार आदिकाल के योगदान या अवदान जब आए प्रश्न तो उस पे फिर लिखेंगे। ठीक है, अब यहीं पे लेक्चर नंबर 66 यहीं पे समाप्त होता है। हिंदी साहित्य क्लास 67। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11 का उत्तर। आदिकाल के सिद्ध और नाथ कवियों ने अपनी अंतः साधना को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करने की एक शैली विकसित की थी। आदिकाल के सिद्ध और नाथ कवियों ने अपनी अंतः साधना को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करने की एक शैली विकसित की थी, जिसे सामान्यतः संधा या संध्या भाषा कहा जाता है। यह प्रतीकात्मक भाषा अत्यंत जटिल होने के कारण सामान्य पाठक या श्रोता को तुरंत समझ में नहीं आती, किंतु सिद्धनाथ परंपरा के गूढ़ प्रतीकों को समझ लेने के बाद उसका अर्थ स्पष्ट होने लगता है। संधा भाषा में संधा शब्द का क्या अर्थ है, इस पर विवाद है। पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य ने इसकी व्याख्या वैदिक आधार पर की है तथा संधा भाषा से तात्पर्य अभिप्राय युक्त भाषा निकाला है। वर्तमान में इस मत को प्रायः अस्वीकार कर दिया गया है। एक अन्य व्याख्या यह है कि यह भाषा उस प्रदेश की है जहां बंगाल और बिहार की सांस्कृतिक सीमाएं मिलती हैं और संधि प्रदेश के आधार पर इसे संधा भाषा कहते हैं। यह मत भी उचित नहीं, क्योंकि क्षेत्र विशेष के आधार पर इस भाषा में निहित प्रतीकों की व्याख्या नहीं हो सकती। आजकल प्रचलित मत यह है कि संधा शब्द संध्या यानी साँझ से बना होगा। जिस प्रकार साँझ के समय वस्तुएं साफ नहीं नजर आती, कुछ धुंधलापन बना रहता है, वैसी ही संधा भाषा अपनी जटिल प्रतीकों के कारण रहस्यात्मक वातावरण रचती हैं और पाठक अर्ध निर्धारण की प्रक्रिया में धुंधलापन महसूस करता है। सिद्धों और नाथों ने संधा भाषा का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि असाधारण और विशिष्ट रहस्यात्मक अनुभवों को साधारण भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं होता। ऐसी अनुभूतियों को या तो गूंगे का गुड़ कहकर टाला जा सकता है या नए तथा अनगढ़ प्रतीकों में ही व्यक्त किया जा सकता है। सिद्धनाथ साहित्य के अनुसंधानदाताओं ने कुछ प्रतीकात्मक शब्दों के अर्थ निर्धारण का प्रयास किया है, जो निम्नलिखित है। मन का मतलब है खग मछली। ईला का मतलब है गंगा। पिंगला का मतलब है यमुना। सुषुमना का मतलब है सरस्वती। महापथ, राजपथ, शून्य मार्ग। वासना का मतलब है पवन। माया का मतलब है नारी और चित्त का मतलब है भ्रमर या अग्नि। सिद्धों और नाथों ने अपने तरीके से इन प्रतीकों का प्रयोग किया है और इन्हीं कविताओं का प्रभाव
और इन्हीं कविताओं का प्रभाव था कि आचार्य शुक्ल ने इनके काव्य को सांप्रदायिक काव्य कहकर खारिज कर दिया। सही बात यह है कि उस दौर में इस भाषा का अपना एक सैद्धांतिक महत्व था, चूंकि यही भाषाई परंपरा आगे चलकर कबीरदास की उलटवासी में विकसित हुई है। इसलिए हिंदी साहित्य की परंपरा में इसके महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता है। सिद्धों का जैसे है, सिद्धों का जय मण पवन ... नाथों का है नाथ बोले अमृत वाणी ... कबीरदास में है कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कमर भीजे पानी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है विद्यापति की कविता। तो विद्यापति की कविता में हम अप्रोच देख लेंगे कैसे कैसे लिखना है। तो विद्यापति की कविता में पहले हम पहला पॉइंट है पदावली। पदावली लिखेंगे, पदावली के बारे में बताएंगे। दूसरा है कीर्ति लता, यानी पदावली कीर्ति लता जो इनकी रचना है, दोनों की थोड़ी थोड़ी विशेषता साहित्य के नज़र में बता देनी है। पदावली और कीर्ति लता दोनों की थोड़ी थोड़ी विशेषता साहित्य के नज़र में बता देनी है। फिर अगला लिखेंगे संवेदना। संवेदना में लिखेंगे भक्ति श्रृंगार। संवेदना इनकी है भक्ति श्रृंगार। भक्ति किसके प्रति है? तो शैव के प्रति, कृष्ण भक्त। शैव और कृष्ण भक्त के बारे में यानी उगना का जिक्र कर देना है। इसमें शैव और कृष्ण भक्त का है, भक्ति है, शैव और कृष्ण भक्त हैं, इसमें उगना का जिक्र कर देना है। इसमें पॉजिटिव क्या है? राजा की अति संयुक्त पूर्ण प्रशंसा है। पॉजिटिव है राजा की अति संयुक्त पूर्ण प्रशंसा है। और निगेटिव क्या है? आम तौर पर ऐतिहासिकता प्रामाणिकता सुरक्षित है। आम तौर पर ऐतिहासिकता प्रामाणिकता सुरक्षित है कीर्ति लता में। ठीक, अगला फिर हम बता देंगे शिल्प। शिल्प में हम पहला पॉइंट बताएंगे प्रबंध और मुक्तक दोनों में बराबर क्षमता से साधा। प्रबंध और मुक्तक दोनों में बराबर क्षमता से साधा। दूसरा पॉइंट है शिल्प में भाषा जो है संस्कृत में 11 रचना, कीर्ति लता अवहट्ट में। संस्कृत में 11 रचना, कीर्ति लता अवहट्ट में। क्वेश्चन 13 है विद्यापति की काव्य कला। विद्यापति की काव्य कला, जिसमें पॉइंट है शिल्प का जिक्र करें, यानी भाषा का भाग थोड़ा विस्तार में। तो विद्यापति की काव्य कला में पॉइंट है शिल्प का जिक्र करें, यानी भाषा का भाग थोड़ा विस्तार में। अगला पॉइंट है कथानक रूढ़ियों, यानी भृंग भृंगी संवाद का जिक्र करें। कथानक रूढ़ियों यानी भृंग भृंगी संवाद का जिक्र करें। और अगला पॉइंट है भक्ति और श्रृंगार का अच्छा समन्वय। भक्त और श्रृंगार का अच्छा समन्वय। ठीक, अब हम देखते हैं आदिकालीन साहित्य का महत्व एवं योगदान। आदिकालीन साहित्य का महत्व एवं योगदान। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है सामाजिक या सांस्कृतिक या संवेदनागत योगदान। सामाजिक या सांस्कृतिक या संवेदनागत योगदान, जिसमें पॉइंट है बाहरी आडंबरों पर चोट। बाहरी आडंबरों पर चोट, यानी सिद्धनाथ अमीर खुसरो। सिद्धनाथ अमीर खुसरो बाहरी आडंबरों पर चोट। अगला पॉइंट है नारी के प्रति पहली बार संवेदनशील नजरिया। नारी के प्रति पहली बार संवेदनशील नजरिया अमीर खुसरो के अनुसार है ये। अमीर खुसरो के बारे में लिख देना है इसमें। अगला पॉइंट है धर्म के सरस व सहज रूप की स्थापना। धर्म के सरस व सहज रूप की स्थापना। अगला पॉइंट है भोगवाद का विरोध। भोगवाद का विरोध, जिसमें नाथ और जैन के बारे में लिख देना है। अगला पॉइंट है स्वस्थ मनोरंजन की कोशिश। स्वस्थ मनोरंजन की कोशिश, जिसमें अमीर खुसरो के बारे में बताना है। अगला पॉइंट है वीरता का मूल्य जो तत्कालीन समाज के लिए आवश्यक था। वीरता का मूल्य जो तत्कालीन समाज के लिए आवश्यक था, वह इस साहित्य ने गहरे स्तर पर साबित किया। वह इस साहित्य ने गहरे स्तर पर साबित किया।
वीरता का मूल्य जो तत्कालीन समाज के लिए आवश्यक था वह इस साहित्य ने गहरे स्तर पर साबित किया। अगला पॉइंट है वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक विषमताओं का विरोध। वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक विषमताओं का विरोध यानी नाथ सिद्ध। वर्ण व्यवस्था तथा सामाजिक विषमताओं का विरोध नाथ सिद्ध। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का साहित्य। धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का साहित्य। इस काल के कवि युद्धों को हिंदू और मुस्लिम का रंग दे सकते थे, किंतु उन्होंने कभी भी ऐसा संकेत नहीं दिया। धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का साहित्य में है इस काल के कवि युद्धों को हिंदू और मुस्लिम का रंग दे सकते थे, किंतु उन्होंने कभी भी ऐसा संकेत नहीं दिया। पृथ्वीराज रासो यानी गौरी और पृथ्वीराज दो राजाओं की लड़ाई है। पृथ्वीराज रासो में गौरी और पृथ्वीराज दो राजाओं की लड़ाई है। कीर्तिलता, कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह और असलांग की लड़ाई है। दूसरा पॉइंट है शिल्प के स्तर पर योगदान। हम देख रहे हैं आदिकालीन साहित्य का महत्व एवं योगदान, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा सामाजिक या सांस्कृतिक या संवेदनागत योगदान। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं शिल्प के स्तर पर योगदान, जिसमें पॉइंट है हिंदी का पहला महाकाव्य। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो शिल्प के स्तर पर योगदान में हिंदी का पहला महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला पॉइंट है काव्य रूपों में आधुनिक वैविध्य। काव्य रूपों में आधुनिक वैविध्य यानी महाकाव्य जो कि पृथ्वीराज रासो है, महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। खंड काव्य जो है वो पौम चरयू है, जैन काव्य है। जो खंड काव्य पयुम चरयू है जो कि जैन काव्य है। विद्यापति का कीर्तिलता है जो कि खंड काव्य है। खंड काव्य में है पृथ्वीराज रासो को छोड़कर सारो रासो काव्य। पृथ्वीराज रासो को छोड़कर सारे रासो काव्य जो हैं ये खंड काव्य हैं। पद में हम देखें पदावली जो है विद्यापति की पदावली, ये सिद्धों के चस्या पद जो हैं वो पद जो है पदावली विद्यापति ये सिद्धों के चस्या पद हैं। अमीर खुसरो काव्य रूपों में आधुनिक वैविध्य में अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो ने मुकरी, पहेली आदि नज्म का आरंभिक रूप, मुकरी पहेली आदि का प्रयोग किया। नज्म का आरंभिक रूप इन्होंने ही प्रयोग किया। काहे का बियाहे काहे का बियाहे ऐसे है जो नज्म का आरंभिक रूप अमीर खुसरो में ही दिखता है। तो हम कह सकते हैं काव्य रूपों में आधुनिक वैविध्य भी है। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट है भाषा के स्तर पर अत्यधिक वैविध्य व संभावनाओं की खोज। इसी में है भाषा के स्तर पर अत्यधिक वैविध्य व संभावनाओं की खोज, जिसमें पहला पॉइंट है कालक्रम की दृष्टि से। कालक्रम की दृष्टि से देखें तो है प्राकृताभास अपभ्रंश। प्राकृताभास अपभ्रंश जिसमें है सिद्धनाथ जैन साहित्य। प्राकृताभास अपभ्रंश में है सिद्धनाथ जैन साहित्य। उसके बाद है आरंभिक अपभ्रंश। आरंभिक अपभ्रंश में है संदेश रासक। उसके बाद है अपभ्रंश। अपभ्रंश में है अधिकांश रासो काव्य। अधिकांश रासो काव्य। उसके बाद है अवहट्ट। अवहट्ट में है विद्यापति के कीर्तिलता। अवहट्ट में है विद्यापति के कीर्तिलता। उसके बाद है पुरानी हिंदी या बोलियों का विकास। पुरानी हिंदी या बोलियों के विकास में जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो ब्रज भाषा खड़ी बोली में है अमीर खुसरो और मैथिली में है विद्यापति। तो मैथिली में है विद्यापति। अगला पॉइंट है इसी में छंदों का वैविध्य, और छंदों के वैविध्य में है आलाह, दोहा, सोरठा, रोला। उसके बाद अगला पॉइंट है कथानक रूढ़ियों का अत्यधिक विकास। कथानक रूढ़ियों का अत्यधिक विकास। अब चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन एक और है, वो है आदिकाल की सीमाएं। आदिकाल की सीमाएं। तो आदिकाल की सीमाओं के उत्तर में पहला हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है सामाजिक या सांस्कृतिक या संवेदनागत सीमाएं। सामाजिक या सांस्कृतिक या संवेदनागत सीमाएं, जिसमें पॉइंट है नारी के प्रति असंतुलित नजरिया। नारी के प्रति असंतुलित नजरिया
यानी नारी को केवल भोग की वस्तु, सिद्ध रासो जो हैं ये केवल भोग की वस्तु मानते हैं नारी को, और केवल त्याज्य की वस्तु मानते हैं नाथ जैन। नाथ और जो जैन हों वो केवल नारी को त्याज्य की वस्तु मानते हैं। अगला पॉइंट है इतिहास का अप्रामाणिक तरीके से उपयोग। इतिहास का अप्रामाणिक तरीके से उपयोग, जैसा कि रासो कवि करते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य जनजीवन से कटाव। सामान्य जनजीवन से कटाव यानी मठ या दरबार से जो है वो कटाव। मठ मतलब सिद्धनाथ जैन, मठ में है सिद्धनाथ जैन और दरबार में है रासो कवि। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय या व्यापक चेतना का अभाव। राष्ट्रीय या व्यापक चेतना का अभाव, जैसे इसमें एग्जाम्पल है जाकी कन्या सुंदर देखी, तापी तेक धरी तलवार, ऐसे है। अगला पॉइंट है भक्ति भावना में अश्लीलता का मिश्रण इसी काल में शुरू हुआ। विद्यापति को लेकर ऐसा विवाद है, तो भक्ति भावना में अश्लीलता का मिश्रण इसी काल में शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है शिल्प के स्तर पर सीमाएं। शिल्प के स्तर पर सीमाएं, जिसमें पॉइंट है संधा भाषा जैसी प्रतीकात्मक भाषा ने, संधा भाषा जैसी प्रतीकात्मक भाषा ने साहित्य को जनसाधारण से दूर कर दिया। संधा भाषा जैसी प्रतीकात्मक भाषा ने साहित्य को जनसाधारण से दूर कर दिया। अगला पॉइंट है सिद्धनाथ और जैन साहित्य प्रायः सांप्रदायिक और उपदेशात्मक बना रहा। सिद्धनाथ और जैन साहित्य प्रायः सांप्रदायिक और उपदेशात्मक बना रहा। उसमें रमणीयता का तत्व नहीं आ सका। उसमें रमणीयता का तत्व नहीं आ सका। अगला पॉइंट है भाषा के स्तर पर प्रायः अप्रामाणिकता तथा बिखराव दिखता है। भाषा के स्तर पर प्रायः अप्रामाणिकता तथा बिखराव दिखता है। इसमें नाम है छेपक का। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसके उत्तर में भूमिका है पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य। महाकाव्य में अपनी समय के संस्कृति का संपूर्ण चित्रण होना स्वाभाविक। महाकाव्य में अपनी समय के संस्कृति का संपूर्ण चित्रण होना स्वाभाविक है। उस दौर में वीरता और श्रृंगार ही जीवन गौरव के प्रतीक थे। उस दौर में वीरता और श्रृंगार ही जीवन गौरव के प्रतीक थे, अतः पृथ्वीराज रासो में भी यही है। दूसरा पॉइंट है तत्कालीन जीवन में वीरता का स्वरूप और पृथ्वीराज रासो। तत्कालीन जीवन में वीरता का स्वरूप और पृथ्वीराज रासो, जिसमें का पॉइंट है उस दौर में वीरता साधन नहीं साध्य थी। उस दौर में वीरता साधन नहीं साध्य थी, यानी कायरों की जिंदगी जीने से अच्छा था वीरों की मौत मर जाना। कायरों की जिंदगी जीने से अच्छा था वीरों की मौत मर जाना, जिसमें है 12 वर्ष कोकर जियो और 13 लोग जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। खा पॉइंट है पृथ्वीराज रासो में भी वीरता का यही स्वरूप है। पृथ्वीराज रासो में भी वीरता का यही स्वरूप है। गौरी को बार बार युद्ध में छोड़ देना, गौरी को बार बार युद्ध में छोड़ देना, नायिकाओं के लिए बार बार युद्ध करना, अंधा हो जाना, अंधा हो जाने के बावजूद गौरी को मारना, एक दूसरे को कटार घोंप कर वीरों की मौत मारना, 4 बास 24 गज, ये वाले लिखना है डॉट 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 है। तीसरा पॉइंट है श्रृंगार का तत्कालीन स्वरूप और पृथ्वीराज रासो। श्रृंगार का तत्कालीन स्वरूप और पृथ्वीराज रासो का पॉइंट है, इसमें है श्रृंगार का तत्कालीन स्वरूप और पृथ्वीराज रासो में का पॉइंट है सामंतों का श्रृंगार भोग मूलक और बहुनिष्ठ था। सामंतों का श्रृंगार भोग मूलक और बहुनिष्ठ था, यानी श्रृंगार की उपलब्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। श्रृंगार के उपलब्धि के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जाकी कन्या सुंदर देखी, तापी तेग धरी तलवार। खा पॉइंट है पृथ्वीराज रासो में भी ऐसा ही श्रृंगार है।
पृथ्वीराज रासों में भी ऐसा ही श्रृंगार है, यानी इंचनी संयोगिता। दो नाम हैं इंचनी और संयोगिता के लिए, पृथ्वीराज रासो भी लड़ जाते हैं। चौथा पॉइंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष में है श्रृंगार और वीर का जो स्वरूप आदिकाल में चलता था वही पृथ्वीराज रासों में है। श्रृंगार और वीर का जो स्वरूप आदिकाल में चलता था वही पृथ्वीराज रासों में है। अगर इसे मेतुंग की कविता में कहें तो एव जिम्म ड़ खग्गू ... गोरी गले न लग्गू। ठीक, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, आदिकाल और सामंती परिवेश टिप्पणी कीजिए। आदिकाल और सामंती परिवेश टिप्पणी कीजिए। तो इसके उत्तर में पहला पॉइंट है, आदिकाल का आरंभ 700 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। आदिकाल का अधिकांश साहित्य या तो मठों में रचा गया है या तो दरबारों में। जो साहित्य राजाओं या सामंतों के आश्रय से रचा गया है, स्वाभाविक है कि उसमें सामंतवाद की अनुगूंज सुनाई देती है। अगला पॉइंट है, यह प्रभाव कई रूपों में दिखाई पड़ता है। यह प्रभाव कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे पहला पॉइंट है, वीरता और श्रृंगार का केंद्र में होना, वीरता और श्रृंगार का केंद्र में होना तथा उसका स्वरूप भी सामंती किस्म का होना दूसरा पॉइंट है, देह मूलक श्रृंगार की प्रधानता। तीसरा पॉइंट है, राजाओं की अति संयुक्तिपूर्ण प्रशंसाएं। यहाँ तक कि ऐतिहासिक प्रामाणिकता की भी चिंता नहीं। चौथा पॉइंट है, जनजीवन या जनसाधारण की समस्याओं से दूरी। और पांचवा पॉइंट है, चरित्र मूलक प्रबंध काव्यों में अपने राजाओं को नायक बनाकर लिखने की प्रवृत्ति। अब हम देखते हैं एक नया काल जिसका नाम है भक्ति काल। भक्ति काल में धर्म अगर हम देखें तो धर्म आस्थाएं हम देखें तो आस्थाओं में है ईश्वर के प्रति आस्था है, आत्मा के प्रति आस्था है, निर्वाण या मोक्ष के प्रति आस्था है। धर्म में आस्थाएं होती हैं। आस्था 3 लोगों के प्रति है, या तो ईश्वर के प्रति, या तो आत्मा के प्रति, या तो निर्वाण या मोक्ष के प्रति। तो ईश्वर के प्रति आस्था में है ईसाई, मुस्लिम, हिंदू जो मानते हैं वो ईश्वर के प्रति आस्था मानते हैं। जैन जो थे वो आत्मा के प्रति आस्था मानते थे, और बौद्ध जो थे वो निर्वाण या मोक्ष में आस्था मानते थे। भक्ति काल में अगर हम साधना पद्धति की बात करें तो साधना पद्धति का लक्ष्य है स्वर्ग प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना। तो भक्ति काल में साधना पद्धति का लक्ष्य है स्वर्ग प्राप्त करना या मोक्ष प्राप्त करना। साधना पद्धति में 4 प्रकार से साधना पद्धति है। एक है ज्ञान मार्ग, दूसरा है योग मार्ग, तीसरा है कर्म मार्ग और चौथा है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में पॉइंट है, सबसे बड़े प्रख्यात शंकराचार्य हैं। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़े प्रख्यात शंकराचार्य हैं। दूसरा पॉइंट है, शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ज्ञान मार्ग से इन्होंने कहा कि भगवान को हासिल किया जा सकता है, यानी अहम ब्रह्मास्मि हो सकते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है, ज्ञान मार्ग जो है ये कठिन रास्ता है। चौथा पॉइंट है ये बोझिल है। पांचवा पॉइंट है आम आदमी के लिए नहीं है। और छठा पॉइंट है बहुत गहरी या सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, इसके लिए बहुत गहरी या सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। तो ज्ञान मार्ग में पॉइंट है पहला, सबसे बड़े प्रख्यात शंकराचार्य जी हैं। दूसरा पॉइंट है इन्होंने अहम ब्रह्मास्मि कहा, यानी इसके द्वारा मैं ही ब्रह्म हो जाता हूँ। तीसरा कहा कि यह मार्ग कठिन मार्ग है, कठिन रास्ता है। चौथा कहा यह बोझिल है,
पांचवा कहा आम आदमी के लिए नहीं, और छठा है बहुत गहरी या सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। दूसरा साधना पद्धति में है योग मार्ग। तो योग मार्ग में पहला पॉइंट है गोरखनाथ, इसके प्रसिद्ध हैं योग मार्ग के गोरखनाथ। दूसरा पॉइंट है इसमें आसन या प्राणायाम के द्वारा, मतलब पाया जाता है इसमें आसन या प्राणायाम के द्वारा। तीसरा है ये भी कठिन है। चौथा पॉइंट है ये बोझिल, ये भी बोझिल है। और पांचवा पॉइंट है इसके लिए सधा हुआ शरीर चाहिए। तो योग मार्ग के प्रसिद्ध प्रवर्तक हैं, प्रख्यात हैं गोरखनाथ। इन्होंने कहा ये आसन या प्राणायाम के द्वारा ये साधना पद्धति की जाती है, ये भी कठिन है, बोझिल है और इसके लिए सधा हुआ शरीर चाहिए। फिर तीसरा साधना पद्धति है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का मतलब है मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन में, कर्म मार्ग का जिक्र है मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन में। मीमांसा दर्शन में कर्म मार्ग का मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन में। इसमें पॉइंट है, पहला पॉइंट है अनुष्ठान या आडंबर, अनुष्ठान या आडंबर। दूसरा पॉइंट है कर्मकांड या व्रत या यात्रा या लंगर। अगला पॉइंट है आम आदमी के लिए कठिन या खर्चीली है। और चौथा पॉइंट है स्वस्थ शरीर धन चाहिए, स्वस्थ शरीर और धन चाहिए। देखिए कर्म मार्ग का मतलब है, कर्म मार्ग के द्वारा साधना पद्धति का मतलब है कि ये इसका जिक्र, कर्म मार्ग का जिक्र मुख्य रूप से मीमांसा दर्शन में है। इसका मतलब है कि अनुष्ठान या आडंबरों के द्वारा साधना पद्धति करना, यानी जैसे कर्म कांड करना, कोई व्रत करना, कोई यात्रा करना, लंगर लगवा देना, तो ये कर्म मार्ग है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है ये आम आदमी के लिए कठिन है और खर्चीली भी है। और चौथा पॉइंट है इसके लिए हमें स्वस्थ शरीर चाहिए और धन चाहिए। ठीक। और चौथा साधना पद्धति है भक्ति मार्ग। चौथा साधना पद्धति है भक्ति मार्ग, जिसमें पहला पॉइंट है इसमें ईश्वर से प्रेम चाहिए, ईश्वर से प्रेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रेम किस रूप में, उसकी चॉइस है, प्रेम किसी भी रूप में हो सकती है, ये प्रेम करने वाले की चॉइस है। तीसरा पॉइंट है सरल तथा सर्वजन सुलभ है। जो भक्ति मार्ग है वो सरल तथा सर्वजन सुलभ है। और चौथा पॉइंट है ये रोचक या सरस है। भक्ति मार्ग जो है ये रोचक या सरस है। ठीक। अब हम देखते हैं भक्ति। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। तो भक्ति, अब हम देखते हैं कि भक्ति क्या है। तो भक्ति जो है वो धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। भक्ति श्रद्धा और प्रेम मिलकर भक्ति बनता है, यानी श्रद्धा और प्रेम बराबर ही भक्ति होता है। श्रद्धा जैसे राम के प्रति श्रद्धा है और प्रेम जैसे कृष्ण, तो श्रद्धा और प्रेम मिलकर ही भक्ति होता है। श्रद्धा और प्रेम मिलकर भक्ति बनता है। श्रद्धा जैसे राम के प्रति और प्रेम जैसे कृष्ण को लेकर है। तो इस प्रकार से लेक्चर नंबर 67 हिंदी साहित्य का यहीं पे समाप्त होता है।